देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम समझते हैं पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमें अच्छे से पता है। सैंपल स्पेस क्या, आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और उसमें आप बात कर रहे हो पार्टीशंस के बारे में। पार्टीशन का मीन्स किसी को पता है? जनरल मैथमेटिक्स में नहीं पूछ रहा हूं मैं, बता सकता है कोई? हाँ, बंटवारा, डिवीजन, डिवाइड करना है ना, किन्हीं भी पार्टों में डिवाइड करना, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टीशन। और एक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि 1947 में पार्टीशन हुआ था। किसका पार्टीशन हुआ था? आपकी कंट्री इंडिया और उससे एक दूसरी कंट्री बनी थी पाकिस्तान। अब देखो, ये जो पार्टीशन था इसमें आपने दो अलग अलग कंट्रीज बना दी। तो जो सैंपल स्पेस आपके पास है अभी एस, उस सैंपल स्पेस में से भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने पार्टीशंस में ओनली दो पार्ट किए, हो सकता है दो से ज्यादा, एक तीसरा पार्ट और भी हो गया, जो बांग्लादेश बोला जाता है हमारे पास। अभी तो तीन कंट्री होगी, पहले एक कंट्री थी ये कंप्लीट। उस एक कंट्री में से तीन कंट्री बना दी। और हमारे पास एक सबसे बड़ा इश्यू होता है कश्मीर का, ठीक है, जहां पे दोनों तरफ से लोग ये बोलते हैं कि भाई ये हमारा पार्ट है। और ये रीजन क्या था वो देखो, हम मैथमेटिकली समझते हैं कि भाई पार्टीशन करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वो बातें क्या हैं? वो ये है कि अगर हमारे पास एस कोई भी सैंपल स्पेस है, हम इस सैंपल स्पेस में से कुछ इवेंट्स उठा लेते हैं। हम बोल देते हैं लेट E1, चलो इसमें से उठा लेते हैं E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन, चलते चले जाइए कहाँ तक, जितने आपको उठाना है उतना उठा लीजिए। यहाँ से इवेंट्स हमने EN तक उठा लिया, ठीक है। ये सभी क्या है? इवेंट्स हैं इस सैंपल स्पेस एस के अंदर से। देन हम इन सभी इवेंट्स को एक अलग सेट के अंदर रखते हैं और जिसका नाम बोल देते हैं हम P। उस P के अंदर हमने ये सभी इवेंट्स रख लिए, E1, E2, E3, E4 up to En. Then this P is said to be partition, ठीक है। This set P is said to be partition of the sample space S. Then P is said to be partition of sample space S। जो आपका सैंपल स्पेस S था उसका पार्टीशन बोलेंगे कब? इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सबसे पहली कंडीशन है कि भाई आपके पास जो आपने इवेंट्स लिए हैं वो सभी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीन्स हो गया EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट फॉर ऑल I नॉट इक्वल्स टू J। मीन्स अगर मैं E1 और E2 का इंटरसेक्शन करता हूँ या E1 को किसी भी साथ इंटरसेक्शन कर लेते हैं, आप यहाँ से कोई भी दो इवेंट्स उठा लीजिए जो आपका मन करे, उनका इंटरसेक्शन कीजिए और वो कैसा आना चाहिए? एम्प्टी आना चाहिए। पहली बात तो ये होगी, मीन्स इन सभी इवेंट्स के अंदर कुछ भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड, आपके पास बोला गया है कि जितने भी इवेंट्स आपने ले रखे हैं आप इन सभी इवेंट्स का यूनियन करते हैं, तो यूनियन करने के बाद आपको जो मिलेगा वो वापस से क्या आ जाना चाहिए? सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। इन सभी को यूनियन करने के बाद क्या मिल जाए? हमें सैंपल स्पेस वापस से मिल जाए। एंड थर्ड वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच EI इज ग्रेटर देन 0। मीन्स ऐसा भी ना हो कि ये पॉसिबल ही ना हो, ऐसे कुछ इवेंट्स उठा लिए, जो भी आपने यहाँ पे इवेंट्स लिए हैं वो पॉसिबल होने चाहिए। थर्ड केस आपको ये क्लेरिफाई कर रहा है। तो अगर जो भी सेट ले रहे हो आप, देखो
हमने E1, E2, E3, E4 अप टू En ये सभी इवेंट्स लिए थे सैंपल स्पेस के अंदर से, और इन सभी के सेट को हमने क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोला। कब? अगर वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। कौन सा? EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन ना हो, सभी का यूनियन करने के बाद आपको सैंपल स्पेस मिल जाए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ऑल EIs ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I, जितने भी I आपने ले रखे हैं, या फिर मैं बोलूं I इज इक्वल्स टू 1 to n, 1 से लेके n तक जितने भी आए उन सभी के लिए। अब देखो, आपने जो हमारे पास प्रॉब्लम है वहां पे आपने पार्टीशंस किए, भाई यहाँ से कोई भी इश्यू नहीं आता इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है कि भाई ये बाउंड्री है, इधर इंडिया आ गया और इससे इस तरफ है बांग्लादेश, ठीक है। बट जब हम पाकिस्तान के साथ बात करते हैं पार्टीशन का, तो वहां पे एक चीज को छोड़ दिया गया था जिसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया था, वो था कश्मीर, जिसको लेके आज तक क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो पार्टीशन आप जब भी कर रहे हो तो ये वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, कि उन दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं छोड़ने। अगर आपने कॉमन छोड़ दिया है उन चीजों के बीच में, तो फिर वो पार्टीशंस अच्छे से नहीं हुए, जैसा हमारे पास अभी हो रहा है कंट्री में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर हो गया पार्टीशन का मीन्स? भाई किसी का कोई डाउट हो पार्टीशन को लेके तो बताइए, और वो भी मैथमेटिक्स में, ये मत पूछना हिस्ट्री वगैरह वाला। अच्छा चलो देखो, हम एक डाइस को रोल कर लेते हैं। हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या है? 1 2 3 4 5 6। मैंने एक इवेंट लिया E1 1 2, दूसरा इवेंट लिया E2 जिसके अंदर एलिमेंट लिखे मैंने 3 4 5, एंड एक इवेंट ले लिया E3 जो कितना हो गया 6। अब देखना आप, E1 E2 और E3 में कुछ भी कॉमन है? E1 का इंटरसेक्शन E2 के साथ एम्प्टी है, E2 का इंटरसेक्शन E3 के साथ एम्प्टी सेट है, और E1 का इंटरसेक्शन E3 के साथ एम्प्टी सेट है। तो भाई आप इन तीनों में से किन्हीं का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन कीजिए, वो क्या आ रहा है आपके पास? एम्प्टी सेट। हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई। आप इन सभी का यूनियन करना भाई, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तीनों का इंटरसेक्शन जब करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? तो दूसरी कंडीशन आपकी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी आपके पास? कि सभी का जो यूनियन करोगे तो वापस सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, तो हमें जो मिला वो सैंपल स्पेस मिल गया। ठीक है। थर्ड के लिए देखना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फाइंड करोगे तो वो कितने आएगी आपके पास? 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विच इज इक्वल्स टू 1/6। ये सभी प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड की हैं, वो प्रोबेबिलिटीज क्या है? ग्रेटर देन 0 है सभी के सभी। तो हमने 3 केस बोले थे भाई, पहला केस ये रहा, सेकंड ये रहा, और थर्ड ये रहा। ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए थी, तीनों कंडीशन पॉसिबल है। तो हम बोलते हैं कि अब जो P है वो क्या हुआ आपके पास? E1 E2 और E3, then this set P is a partition of sample space S। बताओ अभी भी कोई डाउट हो? अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में, वो ये है कि ऐसे तो हमारे पास कितने भी पार्टीशन बना सकते हैं हम। तो भाई ये पार्टीशंस अब आपके ऊपर डिपेंड करें, आप कितने भी पार्टीशंस अलग अलग कर सकते हो। अगर कोई दूसरा है वो बोलेगा मैं तो बस E1 को ये रखता हूँ 1 2 3, एंड E2 एक इवेंट ले लेता हूँ जिसके अंदर रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स है 4 5 6, देन ये दोनों भी मिलके हमारे पास एक पार्टीशन बना रहे हैं। E1 और E2 भी वापस से क्या बना देंगे? एक पार्टीशन। तो ये पार्टीशन P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो इससे एक बात और क्लियर होगी, अगर एक सैंपल स्पेस S है उसके पास एक से ज्यादा पार्टीशंस हो सकते हैं। ओके? किसी का कोई डाउट अभी भी?
चलिए, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट हम काम करते हैं, हमारे पास है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसको समझते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की थी हमने पिछली क्लास में, अब हम करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बारे में बात। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में देखिए, मैं बोल रहा हूँ लेट, एक सेट बनाते हैं और उस सेट के अंदर क्या है, E1 E2 अप टू En, ये एक सेट है जो जिसको हमने P नाम दे रखा था, पार्टीशन, ठीक है। बी ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ये एक पार्टीशन है कोई भी ऑफ सैंपल स्पेस S, ओके। एंड सपोज दैट ईच ऑफ द, अब देखो, अब हमने यहाँ पे इसको क्या बोल दिया, पार्टीशन। तो पार्टीशन जैसे ही आपने बोला तो वो तीनों कंडीशन आपके माइंड में होनी चाहिए भाई। ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En, सभी का यूनियन करने के बाद आपको सैंपल स्पेस मिलेगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच EI इज ग्रेटर देन 0, ओके। अब देखिए, इसके बाद हम बोल देते हैं एंड, ये पार्टीशन हो गया सैंपल स्पेस का। एंड कोई और इवेंट लेते हैं, जिस इवेंट का नाम बोल रहे हैं हम ए। लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस हमने ए कोई भी इवेंट लिया है इसी सैंपल स्पेस में जिसमें से आपने ये पार्टीशन ले रखे थे। भाई E1 E2 E3 से अलावा भी कुछ हो सकता है, या फिर इनके अंदर से भी हो सकता है कोई इवेंट ले लिया हो जिसको हमने क्या नाम बोल रखा है, ए बोल दिया। देन अगर आपसे इस इवेंट के प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की जाए तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी उसके बारे में बात करें, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ En, जितने भी आपके पास ये वाले इवेंट्स रहेंगे पार्टीशन में वहां तक चलोगे। एंड ए बाई En का मीन्स हो गया भाई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जब En इवेंट पहले हो रहा हो उसके बाद ए के होने के चांसेस के बारे में आप बात कर रहे हो। तो देखिए इन सभी में आपने सम किया है, तो इनको सम करने के कारण से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस इवेंट ए के होने के जितने भी चांसेस थे वो हो गए आपके पास, इसलिए इसको बोला गया है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ओके। अब देखो, चलो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसके एग्जांपल में आपके पास देखिए, बोला ए पर्सन हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन जॉब, a person has undertaken a construction job तो देखो इस एग्जांपल में हम देखें तो आपसे बोला गया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जॉब है उसमें प्रोबेबिलिटीज है कि वहां पे स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के चांसेस है 0.65, अगर स्ट्राइक ना हो तब टाइम पे काम कंप्लीट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.80, स्ट्राइक होने के बाद भी काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए उसके चांसेस है आपके पास 0.32। अब बोला है डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शन जॉब, तो कंप्लीट हो जाए ऑन टाइम पे, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो इसको सोल्व करने से पहले हम एग्जामाइन करते हैं कि भाई हमारे E1 और E2 इवेंट क्या आएंगे और ए इवेंट क्या रहेगा यहाँ पे उसके बारे में। लेट E1 be the event that there will be strike, यही था ना एक तो, there will be strike, और E2 आपके पास है event that
there is no strike, there will be no strike. अब देखिए, आपसे ये प्रोबेबिलिटी तो गिवन है E1 की, स्ट्राइक होने के चांसेस कितने हैं 0.65 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 स्ट्राइक ना होने के चांसेस कितने होंगे भाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जितने स्ट्राइक होने के चांसेस थे उसको 1 में से माइनस कर लेते हैं 0.65 which is equals to 0.35. So we get probability of E2 is equals to 0.35. अब हम बोल लेते हैं also A be the event that construction job completed on time will be completed on a time. Now आपको इस बात की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई ये टाइम पे कंप्लीट होगा उस चीज के लिए। तो इसमें हम यूज करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। अब देखिए, हाँ यहाँ तक रख लेते हैं। अब ये ए बाई E1 और ए बाई E2 के बारे में जो बात की गई वो क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। E1 क्या बोला था आपने, देयर विल बी स्ट्राइक, स्ट्राइक हो, और ए हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन जो विल बी कंप्लीटेड ऑन ए टाइम। भाई स्ट्राइक होने पहले हुई स्ट्राइक, स्ट्राइक होने के बाद भी वहां पे काम टाइमली कंप्लीट हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो ये बोला गया था 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। इट मींस आपके पास a बाई E1 की जो वैल्यू है वो क्या हुई 0.32 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, a तो है टाइम कंप्लीट होना और E2 कब, इफ देयर इज नो स्ट्राइक। तो इस बात के चांसेस यहाँ पे ये लिखे गए हैं 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जो विल बी कंप्लीटेड ऑन ए टाइम। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी थी कि अगर स्ट्राइक नहीं होती है तब काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, सॉरी टाइमली कंप्लीट होता है या नहीं, उस बात की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको पता है 0.65 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इज 0.32, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 0.35 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इज 0.80। इन सभी को सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 0.488। देन दिस इज द चांसेस दैट इट इज कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड ऑन ए टाइम। टाइम पे कंप्लीट होने के जो चांसेस है वो आपके पास कितने होंगे 0.48 और 8। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो करने का जिसपे फोकस करना है वो ये है कि जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसको बहुत अच्छे से रीड करना, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसी को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा गिवन क्या है। ओके, बाकी हम जब प्रैक्टिस आगे करते रहेंगे तो हमारे पास और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में, वो है बेस थ्योरम। सॉरी, देखिए भाई, अच्छा इसमें ऐसे लिखा गया है भाई नाम को भी। अब ये थ्योरम है किसके बारे में वो एक बार एक स्टेटमेंट करते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स की हेल्प से
देखते हैं कैसे क्या होगा इसमें। यहाँ पे बोला गया देखो बेस थ्योरम में वही है कि आपके पास कोई भी एक सेट ले लीजिए P E1 E2 E3 अप टू En, सभी इवेंट्स लेके एक सेट बना दिया, बे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी और इसमें छोटा सा ही डिफरेंस मिलेगा, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये सैंपल स्पेस S है, उसी का पार्टीशन हो गया। एंड A बी द इवेंट एंड A बी एनी इवेंट, एक कोई भी इवेंट है आपके पास इन सैंपल स्पेस S, सैंपल स्पेस S में, देन यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की गई है। और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे आएगा EI बाई A, मीन्स जहां पे A जो इवेंट है वो ऑलरेडी अकर्ड है, देन EI मीन्स ये जो भी इवेंट आपके पास है उनमें से कहीं से भी हुआ होगा उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करवाई गई है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI एंड कंप्लीट डिवाइड बाई जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी वो E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 and so on probability of En into probability of A by En। और इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है इसको देखो आप लिख सकते हैं, सम है तो सम के लिए हम यूज करते हैं समेशन, 1 2 3 ये चेंज हो रहे हैं भाई, आई हमने वहां पे यूज कर रखा था इसलिए हम अलग फिक्स यूज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A के अपोन में भी E1 E2 E3 चेंज होते जा रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं EJ। J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, देखो 1 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक जा रही है N तक, तो समेशन पे आप लगा दीजिए J इज इक्वल्स टू 1 to N। देन वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI divide by summation of J is equals to 1 to N probability of EJ into probability of A by EJ। ओके अब देखो, अब बेस थ्योरम के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था। इस एग्जांपल में हमसे बोला गया है बैग 1 contains 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। फर्स्ट बैग है उसमें 2 टाइप्स की बॉल है, वन इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 4। व्हाइल बैग सेकंड दूसरा बैग और है विच कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। अब इसके बाद आपको बैग 1 और बैग 2 में जो नंबर ऑफ बॉल्स थी उनके बारे में बता दिया और उनके कलर के बारे में बताया गया है। अब बोल रहा हूं 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। अब इन दोनों में से किसी एक बैग में से आपको एक बॉल निकालनी है एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। देखो इस चीज को नोटिस करना, आज से पहले आपने जब प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी तो आपसे बस ये बोला गया था कि भाई जो बॉल निकली वो रेड कलर की होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। बट यहाँ पे बोल दिया इसने कि जो बॉल आपने ड्रॉ की इज फाउंड टू बी रेड, वो कैसी आई है, रेड आई है, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर बोल दिया इसने। और बताया क्या गया आपसे, सॉरी फाइंड क्या करवाया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। मींस इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपने जो रेड बॉल ड्रॉ की है वो कहां से आई होगी, सेकंड बैग से आई होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास जो काम है वो ये हो जाता है कि भाई एक तो दो वो इवेंट सिलेक्ट कर लें E1 E2 वाले, एक आपको A चाहिए। तो देखो यहाँ पे जितने भी बैग्स हैं
अब सबसे पहले तो बैग सेलेक्ट करोगे भाई, कौन से बैग से हमें बॉल ड्रॉ करनी है। तो जो काम आप सबसे पहले कर रहे हो वही काम हमारा E1 और E2 वाले काम करेंगे। तो हम बोल देते हैं लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, या फिर मैं बोलूं बैग 1 इज सिलेक्टेड, एंड E2 बी द इवेंट दैट बैग सेकेंड इज सिलेक्टेड। अब देखिए भाई यहाँ पे दो ही बैग थे तो हमने E1 और E2 पे रख लिया है। अगर बैग यहाँ पे और ज्यादा होते तो हम उसी को E3 और E4 भी नाम ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ बैग्स ज्यादा होते तो हम इसी इवेंट्स को आगे बढ़ाते, फिर E1 E2 E3 E4। अगर हमारे पास बैग खत्म हो गए हैं तो अब आपको बोला गया है कि जो बॉल आई है वो कैसी है, रेड कलर की। तो हम यहाँ पे जो ए इवेंट है वो बोल देते हैं एंड ए बी द इवेंट दैट ball is या drawn ball is of red color। ठीक है, ए इवेंट हमारा हो गया कि आपने जो बॉल ड्रॉ की है वो कैसी है, रेड कलर की होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अब भाई दो बैग हैं, दो बैग में से फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने के चांसेस क्या होंगे, टोटल 2। फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने के लिए वो एक ही बैग है तो 1/2। सिमिलरली वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। भाई दो बैग हैं, दोनों को सिलेक्ट करने के चांसेस जब वो आपके पास इक्वल है तो 1/2 और 1/2 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, इट मीन्स ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। कौन सा बैग सिलेक्ट किया आपने, फ्रॉम बैग फर्स्ट। E1 का मीन्स क्या हो गया, आपने पहले फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप उसमें से रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हो। तो भाई फर्स्ट बैग से रेड बॉल ड्रॉ होने के जो चांसेस है वो कितने होंगे, रेड बॉल 3 थी आपके पास, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, 4 + 3 इज 7। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। हो सकता है आपने सेकंड बैग सेलेक्ट किया हो, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है A बाई E2 ये किसके है, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। सेकंड बैग से रेड बॉल आएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है, 5, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 6 + 5 इज 11। अब आपसे देखिए बोला गया कि जो बॉल आ गई वो तो रेड है, बट कौन से बैग से आई इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं बेस थ्योरम। बाय बेस थ्योरम बेस थ्योरम में देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी, सेकंड बैग को आपने क्या नाम दिया है यहाँ पे, E2 डिवाइड बाई A। हमें पता है बॉल कैसी आ गई, रेड। क्या फाइंड करना है कि वो सेकंड बैग से आई होगी, इसलिए E2 को ऊपर रखा गया है, बैग के बारे में पता कर रहे हैं हम। ओके, बेस थ्योरम में हमने बोला था जब EI था तो आपने बोला था यहाँ पे EI आएगा तो E2 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 और डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस probability of E2 into probability of A by E2 which is equals to probability of E2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2 into probability of A by E2 वो हमारे पास है 5/11 complete divide by probability of E1 is 1/2 and probability of A by E1 is 3/9 plus probability of E2 is 1/2 and probability of A by E2 is 5/11। देखिए नीचे दोनों जगह से 1/2 कॉमन था तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, आपके पास आया 5/11 डिवाइड बाई 3/9 प्लस 5/11। दोनों का एलसीएम लेके सोल्व कीजिए
और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 35 डिवाइड बाई 68। होगी चीजें।